स्वागत है सभी लोगों का अपनी पाठशाला में। पिछली बार हम लोगों ने फीडिंग वाले चैप्टर में जो है आहार वर्धक पदार्थ और उसके बाद में कुछ जो पॉइंट लिखे हुए थे वो पढ़ लिए थे। चार्ट से स्टार्ट करना था, तो मैं आपको इस चार्ट में केवल वही बात बताता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछी गई है या जो पूछी जा सकती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या उससे रिलेटेड क्या ट्रिक हो सकती है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले इस चार्ट में लिखा है आहार के नाम और उसमें पहला है मोटे चारे, जिसमें लिखा हुआ है पहले सूखे मोटे चारे, ड्राई फूडर्स। अब उसमें डीसीपी और टीडीएन याद करना है। कैल्शियम फॉस्फोरस के लिए आप परेशान ना हो, कैल्शियम फॉस्फोरस जिनके लिए याद करना है मैं उनके लिए बता दूंगा आगे। तो सबसे पहले लिखा है गेहूं का भूसा, फिर जौ का, फिर जई, धान, ज्वार और मक्का की कड़वी। ज्वार और मक्का का भूसा नहीं होता, इनकी कड़वी होती है। कड़वी मतलब सूखा हुआ जो पौधा होता है उसको कड़वी कहते हैं, है ना। और जो हरा होता है उसको चरी कहते हैं। चेरी को इंग्लिश में स्टॉवर कहते हैं, है ना। और कड़वी हिंदी में भी कड़वी ही है और इंग्लिश में भी कड़वी ही है। तो इन सब में हम यदि डेटा देखेंगे तो वो हमको मिलेगा 0 to 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है। तो मैंने जो कल आपको ट्रिक बताई थी उसमें यही कहा था कि जितने भी सूखे चारे हैं उन सब में 0 to 1 के बीच में रहेगा क्या, डीसीपी। ये किनके बारे में है, अदलहन के बारे में, अनाज वालों के बारे में। ये सब अदलहन ही है, अनाज वर्गीय है, गेहूं, जौ, जई, धान, ज्वार, मक्का। तो इन सब में 0 to 1। इसमें जो एग्जाम में पूछा है वो गेहूं का भूसा और धान का पुआल या धान का भूसा, एक ही बात है। पेडी स्ट्रॉ और व्हीट स्ट्रॉ, इन दोनों में ही 0% डीसीपी एग्जाम में आया है। रही बात टीडीएन की, तो इन सब में टीडीएन वेरी करता है 40 से 45 के बीच में। यहाँ एक बड़ी रेंज लिख दी 40 से 50, हम 40 से 45 भी याद रखें तो अपना काम हो जाएगा। और इसमें भी हाईएस्ट टीडीएन कंटेनिंग यदि पूछे स्ट्रॉ कौन सा है तो व्हीट स्ट्रॉ, गेहूं का भूसा 45। इसके अलावा बाकी सब के लिए आप रेंज याद रखिए 40 से 45 टीडीएन, 0 से 1 क्या है डीसीपी। दैट्स इट, काम हो गया ख़त्म। फिर आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं रिचका बरसिम के लिए। ठीक है, रिचका और बरसिम इन दोनों के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि फोल्डर कौन से हैं तो वो है रिचका और बरसिम। अब इन दोनों में हम देखते हैं, बरसिम में है 8 से 8.5 और रिचका के लिए 10 से 11। मैंने हमेशा आपको ट्रिक बताई है इसकी कि थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया करो डेटा को। 8 से 8.5 है तो इसको याद रख लो 8 से 9, तो एक सीक्वेंस बनता है 8, 9, 10, 11, बरसिम रिचका 8, 9, 10, 11। ये याद रखना, ये एग्जाम में आए हुए हैं दोनों ही। और रिचका बरसिम से रिलेटेड तो जितने भी पॉइंट आपको मिले सारे ही याद करना है, क्योंकि अगर हम देखें चारों में फोल्डर में तो लेग्यूम्स में रिचका और लूसर्न मतलब बरसिम, बरसिम रिचका ये दोनों। और यदि हम बात करें अदलहन में अनाज वर्गीय में तो उसमें मेज, मक्का, ये तीनों जो हैं इनसे रिलेटेड हर बात हमको याद करनी है। फिर इसके बाद में आगे दिया हुआ है अरहर का भूसा, मटर का भूसा। मत परेशान हो, वही 2 to 3%, 2 से 3% इनमें डीसीपी आपको मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, लेग्यूम है। आगे बढ़ते हैं हरे मोटे चारे। हरे मोटे चारे में पहला है ज्वार की चरी 1.1, मक्का की चरी भी 1.1, रिचका लिखा है 2.2 और बरसिम भी 2.7 to 2.8, लोबिया 2 to 2.5। अब आप समझिए यहाँ पर जो अपन ने ट्रिक बनाई थी कि हरे चारे यदि हैं तो उनमें यदि आप डीसीपी देखोगे तो अनाज वर्गीय में या कहें अदलहन में मिलेगा 0.5 to 1 के बीच में। और यदि हम दलहन की बात करें तो वही 2 to 3% के बीच में। तो शुरुआत में ज्वार मक्का में भी ट्रिक काम कर रही है और रिचका बरसिम में भी। मेनली रिचका बरसिम के लिए आप याद रखना ये दोनों जो हैं ये लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया भी था कि जब पूछा जाए कि रिचका में डीसीपी कितना तो आप कहोगे 2.2, ठीक है। लेकिन परसेंट ऑफ डीसीपी इन रिचका ऑन ड्राई बेसिस, कंडीशन दे दी क्या, ड्राई बेसिस मतलब शुष्क पदार्थ के आधार पर। तो इसका आंसर जो है वो बदल जाएगा और हो जाएगा 20.2। उल्टा कर दो, 2.20 को उल्टा कर देंगे, पीछे से पढ़ेंगे तो 20.2। वैसे ही बरसिम के लिए यदि पूछे तो 2.7, लेकिन ड्राई बेसिस पर शुष्क भार के आधार पर पूछ ले तो फिर आंसर हो जाएगा 12.7, 12.7। ये आपके पास चार्ट बना भी होगा जब मैंने क्लास में बताया, नहीं भी हो तो मैंने अब बता दिया आपको। सिंपल क्वेश्चन पूछे, रिचका में डीसीपी 2.2 और यदि उसमें पूछ ले ड्राई बेसिस पर तो 20.2, बरसिम में 2.7 लेकिन ड्राई बेसिस पर 12.7, 12.7। बस ये आप याद रखना तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं।
फिर इसके बाद में लिखा हुआ है साबुत दाने। अब दानों में सबसे पहले लिखा हुआ है मक्का। मक्का के लिए लिखा है 6.5 to 7.5। ये सब के लिए याद रखो आप, 6.5 से 7.5 ओवरऑल सारे दानों में ही डीसीपी, ठीक है। और टीडीएन सब में जो है 75 से 80 के बीच में। लेकिन स्पेशल मक्का के लिए याद रखना कि ये 85% तक पहुंचता है अलग अलग वेराइटी में ना। पीली मक्का में सबसे ज़्यादा स्टार्च होता है, टीडीएन होता है। ये क्वेश्चन आपको मैंने पूछा भी है पहले भी, तो ये याद रखना आपकी मक्का में अधिकतम हो सकता है 85% तक। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नीचे लिखा है दानों के उपजात, मतलब कि बाय प्रोडक्ट। पहला है गेहूं का चोकर, और गेहूं के चोकर के लिए यानी कि वीट ब्रान के लिए यदि हमको पूछे तो उसका आंसर आपके पास है यहाँ चार्ट में 7.5 से 9.5। कल अपन ने पढ़ा था 7 से 10। लेकिन जब भी अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक के अनुसार इस तरह से प्रश्न पूछे और गेहूं का चोकर बताना हो, उसमें डीसीपी बताना हो, तो फिर आ जाएगा 13%, 13%, है ना। अच्छा, वैसे ही एक बात और याद आती है, थोड़ा सा बैक में आते हैं। गेहूं के भूसे में 0% डीसीपी है, लेकिन यूरिया से उपचार कर दें, उसमें यूरिया का छिड़काव कर दें, है ना, अल्कलाइन ट्रीटमेंट दें उसको, तो उसके बाद में यूरिया उपचारित गेहूं के भूसे में अगर डीसीपी पूछे तो आंसर होगा उसका 3 to 5%, 3 से 5%। ये बात आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है गेहूं के चोकर के बाद चावल का चोकर, 8% उसमें डीसीपी है और 68% वहाँ टीडीएन है, ठीक है। हाईएस्ट फैट कंटेनिंग यदि ब्रांड पूछे तो चावल का, है ना, चावल का चोकर या पेडी ब्रांड, सबसे ज़्यादा फैट वाला ब्रांड। और कार्बोहाइड्रेट वाले में पूछे तो गेहूं का चोकर। ये दो बातें आप याद रखना, है ना। इसीलिए मार्केट में जो है राइस ब्रान ऑयल भी मिलता है ना। तो राइस ब्रान ऑयल मतलब कि उसी से ही ऑयल एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। आगे लिखी हुई है खलियाँ, मतलब ऑयल केक्स, कि किसी भी ऑयल सीड से, तिलहन बीज से तेल अलग कर दिया जाए और जो बच गया है डी ऑयल्ड केक, उसी को कंप्रेस करके, उसी को टेम्परेचर पे जो है प्रेस करके बिस्किट जैसा जो बनाया जाता है, उसको खलियाँ कहते हैं। आप लोगों ने देखी भी होगी कपास की खली, कपासिया खली कहते हैं अपने यहाँ उसको, कॉटन सीड केक। तो दूसरे नंबर पे बिनोले की खली लिखा हुआ है, और बिनोले की खली में है 10% डीसीपी पूछा गया है। तिल की खली 36 से 38, ठीक है। मूंगफली की खली 40 से 42, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना भैया, 40 से 42 हाईएस्ट प्रोटीन रिच यदि ऑयल केक पूछे तो मूंगफली की खली, सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाली खली मूंगफली की खली, है ना। और सबसे ज़्यादा मिनरल्स वाली, खनिज लवण वाली खली तो सरसों की खली, याद रखना। और अलसी की खली जो कि स्टमक पेन के लिए, कब्ज के लिए अच्छी होती, 23 से 24। तो आप सीक्वेंस बना सकते हैं, 23 से 24 को थोड़ा मॉडिफाई कर लेना, 24 से 25 कर लेना, तो 24, 25, 26, 27, ये याद रहेगा, है ना। 10% पूछा गया है, 40 से 42 पूछा गया है, एक में कम एक में सबसे ज़्यादा 40 से 42, तो ये याद रहेगा। और बाकी बच गया टीडीएन, तो लगभग आप देख रहे हैं सब में 70 से 75, केवल सरसों की खली में 75 से 80। तो एक 75 से 80 याद रखो, बाकी सब 70 से 75, तो सीक्वेंस में याद रहेगा 70 से 75, 75 से 80। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है औद्योगिक उपजात, जिसमें पहला लिखा हुआ है मछली का चूर्ण, ठीक है। और फिश मील या मछली चूर्ण की यदि हम बात करें तो इसमें 55% लिखा है डीसीपी, और टीडीएन लिखा 65। फिर कैल्शियम है 5 to 8%, और फास्फोरस लिखा है 3.5%। याद रखना एग्जैक्ट यदि आपको कैल्शियम पूछे तो 5.5 एग्ज़ाम में पूछा गया है, और रेंज में कहे तो 5 से 8 ये पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। 55% डीसीपी ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, क्योंकि मछली चूर्ण एक अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का। मांस चूर्ण में भी यही डेटा आएगा, मछली चूर्ण में 55 है, मांस चूर्ण के लिए भी 50 से 55 है ना। कैल्शियम हो जाएगा वहाँ 8% और फास्फोरस हो जाएगा 4%, 2:1 के रेशो में। मैंने पहले भी बताया हमेशा कैल्शियम फास्फोरस 2:1 में मिलेगा। जैसे आप हड्डी चूर्ण में भी देखोगे तो 30 और 15 2:1 कैल्शियम फास्फोरस। कभी कंफ्यूज हो जाओ, भूल जाओ और एक डेटा याद रह जाए तो दूसरे का अंदाज़ा लगा लेना कि 2:1 में होता है। हड्डी चूर्ण में 40 से 41% डीसीपी होता है, और 70% जो है इसमें टीडीएन होता है, ठीक है। आप डीसीपी ध्यान रखना। रक्त चूर्ण में सबसे ज़्यादा डीसीपी होता है 70%, लेकिन ये डाइजेस्टेबल नहीं होता, पचनशील नहीं होता, इसलिए इसको आहार में नहीं दिया जाता, है ना, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें तो लास्ट में है सिरा। सिरा में 3 से 5% लिखा हुआ है डीसीपी। कोई एक डेटा अगर आपको लगाना हो तो 3 लगाएंगे आप, ये याद रखना। और टीडीएन 55 से 57%, ठीक है।
फिर इसके बाद में हेडिंग दिया हुआ है आहार के प्रकार। पहला है बैलेंस्ड राशन, संतुलित आहार। नाम से ही पता चलता, संतुलित आहार मतलब जहाँ पोषक तत्व संतुलन में हो, ज़रूरत के मुताबिक। मान लो कि एक बछड़ा है तो उसकी ज़रूरत अलग है, गाय की और बैल की और सांड की ज़रूरतें अलग अलग है। तो जब आवश्यकता के अनुरूप संतुलन में पोषक तत्व उपलब्ध हों तो उस आहार को संतुलित आहार कहते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी राशन या आहार शब्द का उपयोग हो तो हमेशा समझना कि 24 घंटे के लिए दिया जा रहा है। ये अंडरस्टूड है, कहे या ना कहे, आहार मतलब 24 आवर्स के लिए। ठीक है। अगला है आदर्श आहार। नाम से ही पता चलता, आइडियल, आदर्श मतलब जिसमें सर्वगुण संपन्न हो, कह सकते हैं। तो कहा है कि यहाँ पर पोषक तत्व भी संतुलन में है, इसलिए लिखा है कि ये संतुलित है। लेकिन साथ में कंडीशन है कि ये सस्ता भी हो और साथ में सभी जगह आसानी से उपलब्ध भी हो। मतलब कि पोषक तत्व के मामले में संतुलित है, उपलब्धता के मामले में सभी जगह उपलब्ध है और कीमत में सबसे सस्ता है। तो ये केवल किताबी बातें हैं, वास्तविक जीवन में ऐसा देखो संभव नहीं है कि इंदौर में भी उसी कीमत में कोई चीज़ उपलब्ध हो और गांव में भी उसी चीज़ में उसी कीमत में उपलब्ध हो और क्वालिटी भी सेम हो, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो कभी भी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पशुओं को कौन सा आहार देना चाहिए, विच राशन शुड बी गिवन टू एनिमल्स, तो उसका आंसर होगा बैलेंस्ड राशन, ना कि आइडियल राशन, पहली चीज़। दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन बैलेंस्ड एंड आइडियल राशन, क्या अंतर है दोनों में। तो अंतर है कीमत और उपलब्धता का, अवेलेबिलिटी और उसकी प्राइस का अंतर है। और फिर दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, क्या क्या इन दोनों में जो है कॉमन चीज़ है, तो वो है पोषक तत्व की उपलब्धता। दोनों संतुलन में है, दोनों में पोषक तत्व संतुलित अवस्था में है ना। फिर आगे लिखा हुआ है जीवन निर्वाह आहार। नाम से ही पता चलता है जो जीवन जीने के लिए दिया जाए, जीवन निर्वाह आहार, है ना। इसको खाकर के किसी तरह का उत्पादन नहीं किया जा सकता, इसको खाकर केवल जिंदा रखा जा सकता है, इसलिए इसको कहा है जीवन निर्वाह आहार, है ना। अब जीवन निर्वाह आहार चाहे पशु इंदौर में हो, बॉम्बे में हो, गांव में हो या अमेरिका में हो, कोई कहीं भी हो, जिंदा तो उसको रखना पड़ेगा। तो जो जिंदा रखे वो जीवन निर्वाह आहार, जो समय और परिस्थिति के अनुसार ना बदले, है ना, कि जो टाइम और कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, वो क्या है, मेंटेनेंस राशन देना ही पड़ेगा। और इसको खाकर किसी तरह का प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, किसी तरह का उत्पादन नहीं किया जा सकता, जीवन निर्वाह आहार, है ना। फिर इसके बाद में आगे कहा है कि दुधारू पशु को दिए जाने वाले आहार का 50 to 60% पहले जीवन निर्वाह में उपयोग करता है। बिल्कुल सही बात है, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो वो खुद को जिंदा रखेगा, अगर वो जिंदा है तो उसके बाद में वो प्रोडक्शन करेगा, उसके बाद में वो बाकी चीज़ों पर ध्यान देगा, है ना। तो राशन जो गाय खाएगी तो पहले तो वो खर्च होगा उसके खुद पर 50 से 60%। अब जो बच गया 40 से 50% है, उसको या तो वो मिल्क में कन्वर्ट करेगी और यदि प्रेगनेंसी चल रही है तो वो काफ की ग्रोथ में लगाएगी। आप समझ गए होंगे शायद, है ना। तो ये हो गया जीवन निर्वाह आहार। आपको यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है जीवन निर्वाह का, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं अलग अलग एग्जाम में, सारे एग्जाम्स में आए हैं क्वेश्चन यहाँ से, तो आप इस पर ध्यान देना थोड़ा सा। चार्ट में बॉडी वेट दिया है, डीसीपी, टीडीएन, कैल्शियम, फास्फोरस। तो पहला क्वेश्चन आता है जीवन निर्वाह आहार किसके अनुसार दिया जाता है, तो शरीर भार के अनुसार दिया जाता है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे आपको पूछ ले कि भैया 200 kg बॉडी वेट है किसी काऊ का, बताओ उसको डीसीपी कितना देंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 150 ग्राम और टीडीएन लिखा है 1.66 ग्राम, है ना। तो इस 1.66 को आप ठीक कर लेना, आएगा इसका 1.62। वैसे ही अगला 300 के लिए जो है आपका डीसीपी दिया है 197, इसको ठीक करके लिखना 200 और टीडीएन को लिखना 2.32। वैसे ही 400 kg के लिए डीसीपी आपको दिया है 255, तो इसको ठीक करना, ये आएगा 300, है ना। ये जो है 255 की जगह आना चाहिए 300। और वैसे ही जो टीडीएन है वो आएगा 3.02, है ना। तो ये 500 के लिए 295 दिया है, इसको आप ठीक करके लिखना 300, है ना। ठीक है, अभी यही लिखवाया मैंने आपको। और टीडीएन जो है वो आपके पास लिखा हुआ है 3.72 आएगा, 3.70 है वो आएगा 3.72। तो क्लियर होगा। और नहीं भी हुआ है तो मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ आगे। ट्रिक ये है कि जब भी आपको डीसीपी पूछे, अब क्वेश्चन में कंडीशन दे वो पहले कि यदि एक गाय का शरीर भार 200 किलो है तो बताओ जीवन निर्वाह के लिए डीसीपी कितना होगा, ठीक है। पर यदि मान लो उसने प्रश्न में जीवन निर्वाह शब्द का उपयोग ही नहीं किया, उसने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि एक पशु का भार 200 किलो है, बताओ उसको डीसीपी कितना देंगे, तो आप क्या समझोगे किसके अकॉर्डिंग दिया जा रहा है ये,
किसके लिए पूछ रहा है, प्रोडक्शन के लिए पूछ रहा है कि जीवन निर्वाह के लिए पूछ रहा है कि ग्रोविंग राशन में पूछ रहा है कि वर्किंग के लिए पूछ रहा है। तो एक बात याद रखना, जब कुछ भी ना कहे, कंडीशन ना दे, तो समझना जीवन निर्वाह, क्योंकि जीवन निर्वाह कभी नहीं बदलता। प्रोडक्शन करता है तो भी जीवन निर्वाह खाना पड़ेगा, जिंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन ना करे तो भी खाना पड़ेगा। तो जो चेंज ना हो वो जीवन निर्वाह। तो जब कुछ भी ना कहे तो आप समझेंगे बात चल रही है मेंटेनेंस राशन की, जीवन निर्वाह आहार की। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं डीसीपी के लिए फॉर्मूला। डीसीपी जब भी आपको पूछे आप फॉर्मूला याद रखना, बॉडी वेट अपॉन 2 प्लस 50 ग्राम, बॉडी वेट अपॉन 2 प्लस 50 ग्राम। ये नोट कर लेना आप लोग। जैसे आपके पास बॉडी वेट लिखा है 200, तो बॉडी वेट की जगह आप रख दो 200, 200 बटे 2 प्लस 50 मतलब 100 प्लस 50 मतलब 150। ये आ गया डीसीपी। शायद आप समझ गए होंगे इसको। सारे के सारे डेटा जितने भी हैं इनमें सब में आप इसको पुट करो और आ जाएगा डीसीपी। सेम वैसे ही टीडीएन पूछ लें, तो टीडीएन का फॉर्मूला हो जाएगा बॉडी वेट इंटू 0.35 अपॉन 50 प्लस 0.22 ग्राम, सॉरी केजी में आएगा, ग्राम में नहीं आएगा, किलोग्राम। बॉडी वेट इंटू 0.35 अपॉन 50 प्लस 0.22 केजी। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना और इसमें वैल्यू पुट करके देखना, आपका टीडीएन भी निकल आएगा। बच गया कैल्शियम एंड फास्फोरस। अब कैल्शियम फास्फोरस के लिए फॉर्मूला है बॉडी वेट अपॉन 50 प्लस 1 ग्राम। वैल्यू पुट करके देख लो, 200 रख दो बॉडी वेट की जगह, तो 200 बटे 50 मतलब 4 प्लस 1 मतलब 5। तो ये आ गया 200 किलो के लिए 5 ग्राम कैल्शियम, 5 ग्राम फास्फोरस। फॉर्मूले नोट करना, वैल्यू पुट करके देखना। और इस चार्ट से लगभग सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, और पीएटी में तो हर 2-3 साल में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। अब हर 2 साल 3 साल में इस चार्ट से क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है, अकेले सिंगल चार्ट से। तो पूरा रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका फॉर्मूले में काम हो जाएगा। अगला है प्रोडक्शन राशन। अब उत्पादन हो सकता है दूध का, ऊन का, मांस का, अंडे का, और सब के लिए प्रोडक्शन राशन दिया जाता है। किसके अतिरिक्त? जीवन निर्वाह के अतिरिक्त। प्रोडक्शन राशन हमेशा अतिरिक्त होता है, इसीलिए लिखा है आहार के अतिरिक्त, जीवन निर्वाह के अतिरिक्त, एक्स्ट्रा एलोवेंस। आगे कहा है दूध उत्पादन के लिए आहार। अब दूध की वैल्यू किससे तय होती है? फैट से, इसीलिए फैट के अकॉर्डिंग दिया जाता है उत्पादन आहार। जैसे अगर 4% फैट हो तो 315 ग्राम टीडीएन और 45 ग्राम दिया जा रहा है डीसीपी। कैल्शियम फास्फोरस सब के लिए सेम रहेगा, है ना, तो वो अलग अलग याद मत करना, 2 ग्राम और 1.5 ग्राम। 1.4 है तो 1.5 याद रख लेना, याद करना आसान हो जाएगा। मैं आपको यहाँ एक फॉर्मूला बता देता हूँ, आपके काम आएगा कि जब भी आपको डीसीपी पूछ ले दूध उत्पादन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, तो फैट परसेंट इंटू 6 प्लस 21, ये हो गया आपका फॉर्मूला। फैट परसेंट इंटू 6 प्लस 21, ये डीसीपी का फॉर्मूला। वैल्यू पुट करके देख लो, है ना। जैसे 4% रख के आप देखोगे तो 4 इंटू 6 प्लस 21, तो 24 प्लस 21 आ गया 45। तो इसी तरह आप 5%, 5.5%, 6, 7, 8, 9, 10 कितने परसेंट भी रख करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये हो गया मिल्क प्रोडक्शन राशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है डीसीपी का। फिर इसके बाद में आते हैं, अच्छा यहाँ पर अगर आपको टीडीएन मिल्क प्रोडक्शन के लिए निकालना हो तो उसके लिए भी फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। टीडीएन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका फैट परसेंट इंटू 48 प्लस 123, ये फॉर्मूला हो गया टीडीएन के लिए। तो याद रखो टीडीएन के लिए ये वाला फॉर्मूला है और डीसीपी के लिए बच गया ये वाला फॉर्मूला, है ना। तो दोनों ही नोट कर लेना, और इनसे दोनों से ही जो है आप अलग अलग डेटा रख के आप डीसीपी टीडीएन निकाल के देख लेना, आ जाएगा। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ ये।
फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिखा ऊन उत्पादन के लिए, मतलब भेड़ को दिया जाएगा, एक वयस्क भेड़ को दिया जाएगा, है ना। तो 1.4 किलोग्राम ड्राई मैटर, 120 ग्राम डीसीपी और 800 ग्राम स्टार्च तुल्यांक। यहाँ ड्राई मैटर शुष्क पदार्थ 1.5 किलो पूछा गया है एग्जाम में, 1.4 कह दो, 1.5 कह दो, दोनों ही पूछा गया। 800 ग्राम स्टार्च तुल्यांक भी पूछा गया। मांस उत्पादन के लिए 1.5 से 2 किलो स्टार्च तुल्यांक एग्जाम में आया हुआ है। अब स्टार्च तुल्यांक क्या चीज़ है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना। तो अभी केवल इतना ही कि 1.5 से 2 किलो स्टार्च तुल्यांक देते हैं। आगे लिखा हुआ है अंडा उत्पादन के लिए। अब एग के अंदर, अंडे के अंदर क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन का सोर्स है, इसीलिए उसके आहार में भी क्या देंगे, प्रोटीन, साथ में देंगे खनिज लवण। और खनिज लवण किस लिए देंगे, क्योंकि एग का जो शेल होता है जिसमें 95% जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसलिए उसको प्रोटीन के साथ में खनिज लवण भी देंगे। फिर आगे लिखा हुआ है प्रजनन हेतु आहार, 10 से 12% लिखा है डीसीपी और लिखा हुआ है 70% टीडीएन। अब समझना, जब प्रजनन आहार पूछे तो 10 से 12% डीसीपी किसके लिए, बुल के लिए, लेकिन कंडीशन दे दे यंग बुल, तो फिर रेंज बन जाएगी 12 से 15, क्योंकि यंग अभी ग्रो कर रहा है और वो अभी वयस्क होना बाकी है, एडल्ट होना बाकी है, इसलिए उसको प्रोटीन दिया जाएगा 12 से 15। लेकिन यदि कह दे एडल्ट बुल तो आएगा 10 से 12, है ना। ये ध्यान रखना, मैं बता चुका हूँ। आगे लिखा है 2 से 2.5 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देंगे, इसको ठीक करके लिखना 2.5 से 3 किलोग्राम, एग्जाम में पीएटी में पूछा गया है आप लोगों को। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है प्रजनन के लिए आहार, बॉडी वेट लिखा है, डीसीपी, टीडीएन, कैल्शियम, फास्फोरस लिखा हुआ है। फॉर्मूला में बोल देता हूँ, आप नोट कर लेना, है ना। तो ब्रीडिंग राशन के लिए डीसीपी का फॉर्मूला है बॉडी वेट इंटू 7/10 + 100, बॉडी वेट गुणा 7/10 + 100। और टीडीएन का फॉर्मूला है बॉडी वेट इंटू 9/1000, बॉडी वेट गुणा 9/1000। कैल्शियम फास्फोरस के लिए मेंटेनेंस वाला फॉर्मूला ही काम करेगा, कैल्शियम फास्फोरस इक्वल्स टू बॉडी वेट अपॉन 50 + 1, है ना, शरीर भार बटे 50 + 1। वैल्यू पुट करके देखना, आ जाएगा। भ्रूण विकास के लिए आहार आपके पास दिया हुआ है, ये गाय को देते हैं क्योंकि उसका भ्रूण का विकास चल रहा है। 150 ग्राम डीसीपी, 450 ग्राम स्टार्च तुल्यांक, 700 ग्राम टीडीएन, 12 ग्राम कैल्शियम, 7 ग्राम फास्फोरस। और इस सब के लिए 1 से 1.5 किलो देते हैं अतिरिक्त दाना। काम की बात है, ये दाना ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। 150 ग्राम डीसीपी भी आया है, 12 ग्राम कैल्शियम भी आया है। मैनेजमेंट वाले, केयर मैनेजमेंट वाले चैप्टर में जब आप काऊ के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी सेम डेटा आपको मिलेगा, तो ये आप याद रखना, है ना। 140 ग्राम या 150 ग्राम दोनों ही एग्जाम में आए हुए हैं। आगे लिखा है कार्य हेतु आहार, कार्य मतलब बैल को दिया जाएगा काम करने के लिए, है ना। लिखा है कि हल्के काम के लिए 1 किलो और भारी काम के लिए 3 किलो अतिरिक्त दाना देते हैं, तो ये तो हुआ दाना, कंसनट्रेट्स। लेकिन अगर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पूछ ले डीसीपी और टीडीएन तो 300 किलोग्राम शरीर भार यदि है तो डीसीपी 330 और भारी काम कर रहा है तो 420। वैसे ही 400 किलो बॉडी वेट है तो हल्के काम के लिए 450 ग्राम डीसीपी और भारी काम के लिए 570 ग्राम। और वैसे ही टीडीएन भी इनका बताया है। फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको, जब भी हल्के कार्य की बात हो, है ना, नॉर्मल वर्क की बात। अच्छा, नॉर्मल और हैवी में अंतर क्या है? जैसे मैं कहूँ कि बुलक कार्ट खींचना, बैलगाड़ी खींचना हल्का काम है कि भारी काम है, तो कई सारे लोग कहते हैं भारी भरकम काम है, लेकिन नहीं, वो हल्के काम में आता है ना। क्योंकि बैलगाड़ी, बुलक कार्ट खींचने के लिए इतनी पावर की, इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी की कल्टीवेशन में, टिलेज में पड़ती है ना। तो कल्टीवेट करने के लिए, भूमि की जो है जुताई करने के लिए, प्लविंग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए उसको भारी काम में रखते हैं। और बैलगाड़ी को खींचना हल्के काम में आता है। तो हल्के काम के लिए फॉर्मूला रहेगा आपका, डीसीपी का फॉर्मूला रहेगा बॉडी वेट इंटू 6/5 - 30 और टीडीएन का रहेगा बॉडी वेट अपॉन 100। वैसे ही हैवी वर्क के लिए डीसीपी का फॉर्मूला रहेगा बॉडी वेट इंटू 3/2 - 30 और टीडीएन का रहेगा बॉडी वेट अपॉन 1000 इंटू 8 + 1.6 kg में, है ना। वैसे ये तुमको मैं पहले बता चुका हूँ, और इन फॉर्मूले जितने भी बता रहा हूँ आप लोगों को, इन फॉर्मूलाज की क्या वैल्यू है ना, ये जितने भी आपको मैंने बताए हैं ट्रिक्स, इनकी क्या वैल्यू है ये पढ़ने वाले लोग जानते हैं, क्योंकि ना तो ये आपको किसी बुक्स में मिलते हैं और ना किसी नोट्स में मिलते हैं। फिर ये आए कहाँ से अस्तित्व में, तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा, है ना। अब ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं अपन।
तो ये फॉर्मूले भैया याद रखना, इनको नोट करना और समझना कि इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी सब लोग पूरे के पूरे चार्ट रटते हैं, आपके पास फॉर्मूले हैं, इनका उपयोग करना और फ़ायदा उठाना। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है वृद्धि हेतु आहार, ग्रोविंग राशन, मतलब जब बछड़ा बढ़ रहा है तो उसको प्रोटीन चाहिए, हड्डी के विकास के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी चाहिए, और इसीलिए उसके आहार में इन चीज़ों की अधिकता रखते हैं। कहा है कि 50 किलो के लिए 150 ग्राम डीसीपी और 60 के लिए 200। ठीक है, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं देने वाला, ये चारों डेटा आपको रटना है, याद रखना है ना। आगे फिर लिखा हुआ है उपयोगिता ज्ञात करने की विधियाँ, जिसमें पहली लिखी है पाचकता गुणांक विधि, या उसी को कहते हैं डाइजेस्टिव कोफिशिएंट मेथड या डीसी मेथड। दो तरह की पाचकता होती है, वास्तविक और आभासी। जो हम निकाल पाते हैं वो कौन सी है? आभासी। तो आभासी पाचकता या सूडो डाइजेस्टिबिलिटी ही हमेशा आप निकाल सकते हैं, है ना, या कह सकते हैं कि सूडो डाइजेस्टिव कोफिशिएंट इज मेजर डाइजेस्टिव कोफिशिएंट। तो दो तरह का डाइजेस्टिव कोफिशिएंट होगा, है ना, वास्तविक और आभासी, एब्सोल्यूट और सूडो। अब समझते हैं इसको क्या है। देखो पहले तो वास्तविक और आभासी क्या है इसको समझते हैं। मान लो मैं कहूँ कि भाई 20 लीटर पानी एक गाय ने पिया और 10 लीटर उसने यूरिनेट कर दिया, उसने मूत्र से बाहर निकाल दिया बॉडी से। तो बताओ बॉडी ने कितना यूज़ किया? तो आप कहेंगे 10 लीटर, क्योंकि 10 तो बाहर निकाल दिया। लेकिन जो पसीने से लॉस हो रहा है, क्या उसको आप काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो इस तरह का जो लॉस होता है उसको आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए जो आप निकाल रहे हैं वो वास्तविक नहीं है, वो आभासी है, वो सूडो है। समझ रहे होंगे शायद आप लोग, है ना। इसीलिए नोट लिखा है कि साधारणतः आभासी पाचकता ही याद की जाती है। फिर दूसरी बात कि पाचकता किसकी निकाल सकते हैं? जो बॉडी को एनर्जी दे, जो ऊर्जा दे। एनर्जी या ऊर्जा का सोर्स क्या है भैया? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन आपातकाल में, इमरजेंसी में फैट, और सबसे लास्ट में प्रोटीन, है ना। जब फैट कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए तब प्रोटीन, है ना। मतलब बॉडी खुद को ही खाने लग गई जब प्रोटीन पचने लगे, इसका ये मतलब होता है। तो वो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, कीटोन बॉडी, उस पर नहीं जाते हैं अपन। तो यहाँ पर बात चल रही है एब्सोल्यूट और सूडो डाइजेस्टिव कोफिशिएंट की, है ना। आगे बढ़ते हैं डाइजेस्टिव कोफिशिएंट में। तो आप पानी का और भस्म का, मतलब राख का, भस्म कह दो, राख कह दो, ऐश कह दो, या मिनरल्स कह दो, खनिज लवण कह दो, इनका पोषक पाचकता गुणांक आप नहीं निकाल सकते, डाइजेस्टिव कोफिशिएंट नहीं निकाल सकते। केवल फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देते हैं, इसलिए इन तीनों का ही निकाल पाएंगे। फॉर्मूला लिखा हुआ है पशु को दी गई पोषक तत्वों की मात्रा माइनस मल या गोबर द्वारा उत्सर्जित पोषक तत्वों की मात्रा बटे पशु को दी गई पोषक तत्वों की मात्रा। मतलब लिखा हुआ है I माइनस ई अपॉन आई, है ना। यहाँ पे ठीक कर लेना थोड़ा सा, ये ई नहीं आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए आई। ये नीचे लिखा हुआ है आपके पास में। आई मतलब इनटेक, जो इन किया, और ई मतलब जो एग्जिट किया, बाहर किया। तो I माइनस ई अपॉन आई, खाया माइनस निकाला बटे खाया, है ना। ये अपना तरीका है याद करने का। तो एक चीज़ जो बता दूं मैं आपको कि हमेशा पाचकता गुणांक, डाइजेस्टिव कोफिशिएंट जो होता है, डीसी जो होता है, वो लेस देन 1 होता है। डीसी ऑलवेज लेस देन 1, लिख लेना। डाइजेस्टिव कोफिशिएंट, पाचकता गुणांक हमेशा 1 से कम होता है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले और अगर एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें 1 से कम दिया है, पॉइंट में दिया है, तो आंसर वही है आपका, है ना। फॉर्मूला भी मत लगाना भले। और इसी में अगर आपको डाइजेस्टिबिलिटी पूछ ले, पचनशीलता पूछ ले, तो ये जो लिखा हुआ है डाइजेस्टिव कोफिशिएंट या पाचकता गुणांक, इसमें केवल मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से, तो पचनशीलता आ जाएगी। ये हो गया कंप्लीट आपका। फिर यही लिखा हुआ है आगे पचनशीलता का फॉर्मूला। नोट लिखा है आहार में उपस्थित जल व खनिज लवण की पचनशीलता व पाचकता गुणांक नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया है ना। अभी एग्जाम्पल मैंने लिखे थे, आप नोट कर लेना इनको, या लिखे हुए आपके पास में समझ लेना। फॉर्मूला याद हो काफ़ी है, इतना परेशान नहीं होना बाकी आपको। आगे लिखा है पोषक अनुपात विधि। पोषक अनुपात होते हैं 3 तरह के, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, इसको ध्यान से पढ़ना थोड़ा सा। संकीर्ण, मध्यम और वृहद, नेरो, मीडियम और ब्रॉड। नेरो में रेशो होता है 1:3 to 1:6, ये पूछा गया है। मध्यम में होता है 1:6 से 8 आया हुआ है, 1:6 से 1:9 भी कह देते हैं कई बार। और वृहद या ब्रॉड होता है 1:9 to 1:12। ठीक है। पहला संकीर्ण होता है प्रोटीन रिच कंसनट्रेट्स में, यानी कि दलहन में, दालों वाले में, है ना। इसीलिए किसको दिया जाता है? वृद्धि करने वालों को, या फिर कहेंगे दुधारू गाय को। जबकि जो मध्यम पोषक अनुपात है वो पाया जाता है अनाज वाली फसलों में, या कहें कि जिनसे ऊर्जा मिलेगी उनमें,
इसीलिए दिया जाता है कार्य करने वालों को, क्योंकि काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। बैल को, घोड़े को मध्यम पोषक अनुपात देते हैं, गाय को, बछड़े को संकीर्ण देते हैं। और वृहद जो है इसमें आते हैं मोटे चारे, क्योंकि इसमें मेनली होता है सेल्यूलोज, लिग्निन। मतलब ना तो ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है और ना ही प्रोटीन का है। तो फिर ये देते किसको हैं? तो ये मेनली देते हैं अनुत्पादक पशु को, सूखी गाय को, है ना। तो जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो तीनों के मैंने बता दिए हैं। तो मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ आपसे कि मूंगफली के चारे में कौन सा पोषक अनुपात होगा? मूंगफली के चारे में ग्राउंडनट फोडर में कौन सा जो है न्यूट्रिएंट रेशो होगा? कई सारे लोग आंसर देते हैं संकीर्ण, नैरो न्यूट्रिएंट रेशो, क्योंकि उनको मूंगफली दिख गई है, लेकिन वो देख नहीं पा रहे कि मूंगफली के दाने नहीं है, मूंगफली का चारा है। और चारा है मतलब कि उसमें क्या है? सेल्यूलोज है ना। वैसे ही कह दूं कि मक्का की चरी में कौन सा पोषक अनुपात होगा, तो कई लोग कहते हैं मध्यम, है ना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है अनाज वाली फसल। लेकिन ध्यान रखना, अनाज वाली फसलें नहीं, अनाज वाले दाने। ठीक है, अनाज वाली फसलें शब्द भी उपयोग करेगा तो हम मध्यम कहेंगे, लेकिन उसने अगर नाम ले दिया कि मक्का की चरी, तो फिर ध्यान देना कि चरी में क्या है? सेल्यूलोज, ना कि क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सोर्स किसका है ये सोचना है आपको, है ना। और बाकी क्वेश्चन फिर मैं दे चुका हूँ पहले भी आपको, और क्वेश्चन कलेक्शन में आप देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, आप देख लेना इनको। फॉर्मूला पुट करना आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है इसका? तो फॉर्मूला आपके पास में लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट रेशो का, TDN माइनस DCP अपॉन DCP, सब परसेंट में है ना। TDN माइनस DCP अपॉन DCP सबसे पहले वही लिखा हुआ था ये। फिर इसके बाद में अगला है पाच्य कच्ची प्रोटीन विधि, DCP मेथड। DCP मेथड को भैया याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं फॉर्मूले से ही, सिंपल सा। ये फॉर्मूला जो है ये BHU में भी आया है, PAT में भी आया है, ICR में भी आया है, और ये बुक्स में भी आपको मिलता है ना। CP का फॉर्मूला लिखा हुआ है नाइट्रोजन का परसेंट इंटू 6.25 है ना। और पहला ही क्वेश्चन यही दिया हुआ है आपका, बरसीम में 5% हो यदि नाइट्रोजन, तो CP और DCP की गणना करो। तो ये जो लिखा हुआ है CP नाइट्रोजन का परसेंट इंटू 6.25, तो आएगा 31.25, ये आया हुआ है एग्ज़ाम में, है ना। तो ये फॉर्मूले आप याद रखना। बाकी दोनों भी, DCP के लिए 2 फॉर्मूले हैं। पहला, जब आपके पास में जो है CP दिया हुआ हो तो फॉर्मूला होगा DCP इज CP इंटू 0.91 माइनस 3.67। दूसरा, जब आपके पास पचनशीलता भी दी हुई हो और CP भी, तो आपके लिए फॉर्मूला होगा CP इंटू पचनशीलता बटे 100। तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल है, और उसके बाद में अगली मेथड है TDN मेथड। ठीक है, TDN मेथड में मैंने आपको इसका मतलब पहले बताया। TDN का टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट, मतलब सबको जोड़ लो जो जो एनर्जी दे। क्या क्या देते हैं एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। वही यहाँ किया है ना। आप देख पा रहे होंगे, पाच्य कच्ची प्रोटीन प्लस कुल पाच्य वसा, और साथ में कुल पाच्य कार्बोहाइड्रेट भी आएगा। ये इन तीनों को आप ऐड कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? TDN आ जाएगा, ये इस तरह से, है ना। TDN बराबर पाच्य कच्ची प्रोटीन प्लस आएगा यहाँ पर, है ना, ठीक करना, प्लस पाच्य कार्बोहाइड्रेट प्लस कुल पाच्य वसा या ईथर निष्कर्ष, और यहाँ आएगा इंटू 2.25, है ना। प्रिंटिंग मिस्टेक है भैया, चल रहा है वर्क इस पर, इसीलिए जो है इस तरह की मिस्टेक्स आ रही हैं। ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो आपके पास जो लिखा है वो ठीक ही लिखा हुआ है, उसमें आप परेशान ना हो, है ना। मतलब सारी चीज़ें आपको जोड़नी है, सिंपल सी बात है। लेकिन जोड़ने के पहले आपको फेट को मल्टीप्लाई करना है 2.25, क्योंकि 2.25 टाइम्स मोर एनर्जी प्रोड्यूस करती है फेट, है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि लगभग 2 गुनी ऊर्जा मिलती है। तो ये ध्यान रखना है कि सबको जोड़ लो, लेकिन पहले फेट को मल्टीप्लाई कर लो 2.25 के साथ, तो ये आ जाएगा TDN मेथड। प्रोटीन तुल्यांक में लिखा है DCP प्लस TDN बटे 2, या अपन कह सकते हैं कि DCP और TDN का समांतर माध्य होता है प्रोटीन तुल्यांक, है ना। एरिथमेटिक मीन ऑफ DCP एंड TDN इज प्रोटीन इक्विवेलेंट। आगे लिखा है स्टार्च तुल्यांक विधि, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये दिया था ऑस्कर केल्नर ने, जर्मन साइंटिस्ट थे, 1905 में, है ना। 1905 को आप ठीक कर लेना, 1907 आएगा, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि इस विधि के अनुसार किसी पदार्थ का स्टार्च तुल्यांक या
पाचक स्टार्च किलोग्राम में वह मात्रा है जो इस पदार्थ के 100 किलो भार से होने वाली ऊर्जा के बराबर है। सॉरी, अब इसको समझते हैं। डेफिनेशन जो है बहुत कंफ्यूज करती है इसकी। मैं अपने तरीके से आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैं कहूँ कि आपके पास में समोसा है, आपका फेवरेट होगा और काफ़ी आप मिस भी कर रहे होंगे समोसे को लॉकडाउन में। तो समोसे का स्टार्च तुल्यांक मान लो दिया है 10, ठीक है। जैसे नीचे अपने पास में यहाँ दिया हुआ है, अगर हम देखें तो दाने के लिए दिया हुआ है 2.12, वैसे होता है 2.10, है ना, ठीक कर लेना। तो समोसे के लिए बात चल रही, मान लो समोसे का स्टार्च तुल्यांक है 10। तो बताओ इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि 10 केजी क्या है, समोसा नहीं, 10 केजी है स्टार्च। हाँ, 10 केजी क्या है, स्टार्च। तो 10 केजी स्टार्च से मिलने वाली एनर्जी और 100 केजी मिलने वाले समोसे से 100 केजी समोसे से मिलने वाली एनर्जी बराबर है। फिर से बोलता हूँ, समोसे का स्टार्च तुल्यांक है 10, इट मीन्स 10 केजी स्टार्च खा लो या 100 किलो समोसे खा लो, बराबर एनर्जी मिलेगी। मतलब हर एक खाद्य पदार्थ के 100 किलो से मिलने वाली ऊर्जा को हमने तुलना करी स्टार्च से, वही उसका स्टार्च तुल्यांक है, इसलिए तुल्यांक शब्द का उपयोग किया। इक्विवेलेंट कहा क्योंकि इक्वल है उसके, वो 10 किलो के इक्वल 100 किलो समोसा, 10 किलो क्या, स्टार्च। शायद समझ गए होंगे, है ना। तो डेफिनेशन फिर से बोलते हैं कि किसी भी खाद्य पदार्थ का स्टार्च तुल्यांक उस खाद्य पदार्थ के 100 किलो से मिलने वाली ऊर्जा के बराबर होता है। क्लियर? तो आगे वही लिखा हुआ है अपने पास में, बाकी बातों पे ध्यान मत देना, जो लिखी है आप याद करो। यहाँ से दाना जो है 2.10 ये आप ठीक कर लेना। वसा के लिए, फैट के लिए 2.40, वास्तविक प्रोटीन या ट्रू प्रोटीन या रियल प्रोटीन के लिए 0.94 एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, ये ध्यान रखना। नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष या स्टार्च के लिए 1, जहीं का भूसा 17 पूछा गया है, गेहूं का भूसा 20 पूछा गया है, गेहूं का चोकर 45 पूछा गया है के लिए 29 ये भी पूछा गया है। इसीलिए केवल 8 डेटा आपके पास में यहाँ है, केवल 8 आंकड़े हैं और ये वही सिलेक्टेड हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इनको आपको याद रखना है ना। आगे लिखा है चारों को संरक्षित करना है बना के, साइलेज बना के। तो अब अगले चैप्टर में या अगले अपन वीडियो लेक्चर में इस पर हम बात करते हैं। आज के लिए काफ़ी हो गया है ना, और समय का भी थोड़ा सा अभाव है। और बार बार भैया मुझे फ़ोन नहीं किया करो यार, मैं परेशान हो गया हूँ कॉल अटेंड कर करके, है ना, मैसेज का जवाब देके। मैं काम की बातें आप लोगों को यहीं बता ही रहा हूँ, आप मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुना करो, कुछ का कुछ समझते हो। कल BHU के लिए मैंने कहा था कि जिन लोगों ने सेंटर चेंज नहीं किया वो लोग कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपलसरी है, भाई आप नहीं चाहते हो करना तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ी है। अब कई लोग कह रहे हैं कि सर हम इंदौर के हैं और क्या हमको भी सेंटर बदलना पड़ेगा? अरे क्यों बदलना पड़ेगा, आपने ले लिया, आपको वही सेंटर चाहिए था, बात खत्म हो गई। हाँ, ये किसी के साथ कंडीशन हो कि भाई इंदौर सेंटर लिया था, सोचा था इंदौर में रह के पढ़ाई करेंगे, लॉकडाउन में वो घर चले गए हैं, तो इस कंडीशन में वो चाहते हैं कि घर के नज़दीक मिल जाए, तो उनको चेंज कर सकते हैं, वो लोग चेंज कर सकते हैं, सबको कंपलसरी नहीं है ना, जो चाहें वही करें। दूसरी बात, कई लोग कह रहे हैं कि सर साइट खुल नहीं रही है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोगों के उस साइट पे जाने के कारण वहाँ पर कंजक्शन चल रहा होगा, साइट ओपन नहीं हो रही होगी। तो घबराओ नहीं, थोड़ा सा ऐसे टाइम पे जाओ जब लोग कम उपयोग करते हैं, जब भीड़ भाड़ थोड़ी कम होती है ना, या तो थोड़ा सा लेट नाइट जो है 8:30-9 बजे के लगभग, या फिर दोपहरी में जाओ, या फिर अर्ली मॉर्निंग, है ना, तो चेंज कर लेना आप लोग। और कई लोग कह रहे हैं एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, निकल जाएगा। एडमिट कार्ड का भी टाइम है, अभी 30 तक जो है आपका प्लेस चेंज हो रहा है, सेंटर चेंज होने का टाइम है, इसीलिए 30 के बाद में निकाल लेना, घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि समय निकल जाएगा, अभी अपने पास समय है। और रही बात PAT की, तो PAT की डेट जब आएगी तब उस पर विचार करेंगे। अभी तो बढ़िया अपने पास BHU का टाइम है, तो BHU पे अपन फोकस करते हैं। और BHU में भी ये जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं फीडिंग, इसमें क्वेश्चन आते हैं, खासकर जो है रिचका और बरसिम और मेज और मेंटेनेंस राशन,
है ना, और आहार देने के सिद्धांत जो प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल फीडिंग, इन टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। और बाकी बढ़िया मस्त पढ़ाई करो, स्वस्थ रहो, खूब सारा पढ़ो, है ना, यही कह सकता हूँ मैं तो। बाकी और कुछ समस्या हो तो आप लोग मुझे बताओ, है ना, बहुत ज़रूरी कुछ हो, कुछ क्रिटिकल कंडीशन हो तो ही कॉल किया करो। छोटी छोटी बातों के लिए दिन भर फ़ोन करना ठीक नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति है उसकी प्राइवेसी ख़त्म होती है, दिन भर फ़ोन उठाना जो है और जवाब देना जो है वो थोड़ा सा ठीक भी नहीं है ना। प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसमें डिस्टरबेंस होता है थोड़ा सा। बाकी तो मैं हूँ ही, है ना, मदद कर ही रहा हूँ मेरे स्तर पे, जो कर सकता हूँ, जो बता सकता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आगे के टॉपिक थोड़ा सा आप लोग पढ़ना। साइलेज और है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर एक लाइन अपने आप में क्वेश्चन है ना, तो इनको आप लोग पढ़ के आना। तो इनकी हम कल चर्चा करते हैं। और फिर इसके बाद है डिसीज़ वाला चैप्टर, बीमारी वाला चैप्टर। तो बीमारी वाला चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, कोशिश करते हैं इसको भी जो है साथ में ख़त्म करते जाएंगे धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। इतने ध्यान से सुनने के लिए सभी लोगों को थैंक यू।